चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का आपका लास्ट टॉपिक रह गया है जो कि टॉर्क और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो टॉर्क बोर्ड के अंदर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन ये एक दफ़ा है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अक्सर आ जाता है 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है। अगर आपको ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है तो कुछ इस तरह आएगा, डिफाइन एंड एक्सप्लेन टॉर्क, या इस तरह आ सकता है कि डिफाइन टॉर्क एंड कैलकुलेट टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी ड्यू टू अ फोर्स एफ। अगर आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको सेम इसी तरह अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो वो या बॉडी के अंदर लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में मोशन जनरेट करती है, या बॉडी उस फोर्स के अंदर रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और बॉडी रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर दे तो तब फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को आप क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन जो है ये इसके फॉर्मूले से ही आई है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। क्रॉस प्रोडक्ट किसी मूवमेंट आर्म और फोर्स की, उसको भी आप टॉर्क कहते हैं। मूवमेंट आर्म क्या होता है इसको देखते हैं। उससे पहले आपने इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद कुछ इस तरह, इसको ग्रीक लेटर टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है और इक्वल किसके होता है? सिंपल आर क्रॉस एफ के। आर क्या चीज है? आर आपके पास मूवमेंट आर्म है, एफ आपके पास फोर्स है, और थीटा आपके फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियान एंगल है। अगर आप गौर करें, आर क्रॉस एफ को अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट की मदद से खोले तो साथ एक एन कैप भी आ सकेगा, कुछ इस तरह। क्लियर है? एन कैप आपको क्या शो करता है? एन कैप आपको टॉर्क की डायरेक्शन देगा। क्लियर है? यहाँ एन कैप इसलिए नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ फिलहाल आपको जो है वो टॉर्क की मैग्नीट्यूड दे रही है। डायरेक्शन की बात हम बाद में करेंगे। एक्सप्रेशन के बाद आपने इसका यूनिट लिखना है, जो कि टॉर्क इक्वल है आर क्रॉस एफ के। आर डिस्टेंस है, उसका यूनिट मीटर है। फोर्स जो है उसका यूनिट न्यूटन है, तो टॉर्क का यूनिट हो सकेगा न्यूटन मीटर। नेक्स्ट आपने मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन लिखनी है। मूवमेंट आर्म होता क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस पॉइंट के दरमियान? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और आपका वो पॉइंट जहां बॉडी रोटेट करती है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप मूवमेंट आर्म कहते हैं। फर्ज करें आप एक बोल्ट है जिसको एक स्पैनर की मदद से या आप टाइट कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं। टाइट कर रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स लगाएंगे, लूज कर रहे हैं तो आप इसी तरह फोर्स लगाएंगे, कुछ इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड। क्लियर है? जब आप टाइट या लूज करेंगे तो आपका बोल्ट जो है वो इस पॉइंट के अराउंड, जिसको मार्क किया है, इसके अराउंड क्या करेगा? रोटेट करेगा। जिस पॉइंट के अराउंड बॉडी रोटेट करती है उसको आप पिवट पॉइंट कहते हैं। क्लियर? और जिस पॉइंट के अलोंग आपकी फोर्स, या जिस आपके पॉइंट से आपकी फोर्स पास कर रही है उसके दरमियान और आपके पिवट पॉइंट के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको आप क्या कहते हैं? मूवमेंट आर्म कहते हैं। मूवमेंट आर्म है क्या? मूवमेंट आर्म एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस किस के दरमियान? पिवट पॉइंट के दरमियान और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहां से आपकी फोर्स पास कर रही है, अपवर्ड लगे या डाउनवर्ड लगे, इसको आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। क्लियर? इसके दरमियान और पिवट पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको आप मूवमेंट आर्म कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपने टॉर्क जो है उसको एक्सप्लेन करना है जब एक फोर्स की वजह से जनरेट होती है रिजिड बॉडी के ऊपर। सबसे पहले आपको रिजिड बॉडी का पता होना चाहिए। रिजिड बॉडी आप एक ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसके अंदर नंबर 1 तो मैस की नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। मतलब यह है कि आपके पास लेट करें कोई स्टोन है, स्टोन के अंदर आपके मैस की इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बिल्कुल कैसे? देखिए, कहीं से मैस जो है वो क्या कहते हैं, ज्यादा डेंसिटी का होगा, कहीं से कम होगा, या सिंपल लफ्जों में अगर आप समझें, कहीं वो बड़ा होगा और कहीं से वो छोटा होगा, कहीं मैस ज्यादा होगा, कहीं मैस कम होगा। उसके रिवर्स अगर आप एक बॉल को देखें तो बॉल हर जगह से एक जैसी होती है। बॉल के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो आपको स्टोन की एग्जांपल दी है उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसके अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक हो। एक तो उसके अंदर मैस की नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। सेकंड, उसके अंदर अगर आप रिजिड बॉडी में फोर्स लगाएं तो उसके पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? लेट करें आपके पास कुछ इस शेप की रिजिड बॉडी है। क्लियर है? ये इसका सेंटर है, ये कोई पॉइंट एक लेट कर ले जिसको आप पी कहते हैं। कोई अपनी एग्जांपल मर्जी से ले लें। दूसरा डिस्टेंस ये ले लें क्यू। क्लियर है? पी और क्यू के दरमियान जो है डिस्टेंस जो है कुछ ये वाला है।
क्लियर है, ये पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस। अगर आप इसको हाथ में पकड़कर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें और पी और क्यू का इंटरनल डिस्टेंस जो है वो छोटा हो जाए तो ये रिजिड बॉडी नहीं होगी। रिजिड बॉडी कौन सी होती है? ऐसी बॉडी जिसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कोई दो पॉइंट, जैसा कि इधर पी और क्यू गिवन है, कोई दो पॉइंट के ऊपर आप अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं तो किसी दो पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, तो ऐसी बॉडी को आप क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। क्लियर? सो अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है जिसके ऊपर कुछ एफ फोर्स इस तरह लग रही है। क्लियर है? अच्छा, अगर आप डायग्राम को देखें तो इसको ध्यान से समझ ले, बहुत आसान है। ओ जो है वो पॉइंट है जिसके ऊपर बॉडी ने रोटेट करना है इस फोर्स की वजह से। क्लियर है? पी वो पॉइंट है जहां से फोर्स पास कर रही है। सो पिवट पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, क्या वो मोमेंट आर्म होता है? बिल्कुल होता है। सो ये जो रेड मैंने मार्क किया ये आपका क्या है? मोमेंट आर्म। क्लियर है? अब चूंकि आर पी एक मूवमेंट आर्म जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा पिवट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की तरफ या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तरफ होगी। बात क्लियर है? नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा ही क्यों है, आर एफ कॉस थीटा क्यों नहीं है? तो उसके लिए हम देखते हैं। देखें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आप उसको उसके कंपोनेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं। यू कैन राइट उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस ऑफ थीटा और आप उसको उसके वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? जिसको वर्टिकल कंपोनेंट्स में इशू है, सॉरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इशू है, तो वो पिछला लेक्चर जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में देख सकते हैं। क्लियर है? सो सिंपल आप फोर्स को उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करें। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा आ सकेगा। अब आपको एक बात पता है कि एफ साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर या वर्टिकल कंपोनेंट होता है और एफ कॉस थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल या आपके पास एक्स कंपोनेंट होता है। सो अगर मैं फोर्स को ड्रॉ करूं, अब चूंकि डायग्राम 2D है, एक्चुअल में ये 3D बननी चाहिए क्योंकि टॉर्क जो है वो एक क्रॉस प्रोडक्ट है। सो दो वेक्टर के प्लेन के अंदर इसका आंसर लाई नहीं करेगा, इसकी डायरेक्शन थर्ड वेक्टर के लॉन्ग लाई करेगी। सो देखते हैं, फर्ज करें आपके पास ये फोर्स है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ सकेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आ सकेगा। क्लियर है? ये इसको आप कह लें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप कह लें एफ कॉस ऑफ थीटा और इसको आप कह लें एफ साइन ऑफ थीटा। और ये आपकी क्या आ गई? सॉरी, थीटा नहीं, ये आपका आ गया जी फोर्स आ गई। ये कॉन्सेप्ट समझना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं जी। फर्ज क्या करना है, पिछली डायग्राम को ही दोबारा बनाना है। लेट करें कि आपके पास ये ओ पॉइंट था जहां पे बॉडी ने रोटेट करना है, ये पी पॉइंट था जहां आपकी फोर्स पास कर रही है। क्लियर है? इसका और ये पी पॉइंट, यहाँ आपकी कोई फोर्स लग रही है इनवर्ड एफ या कोई भी फोर्स, पर्टिकुलर एग्जांपल में एफ है तो एफ ले लेते हैं। क्लियर है? सो एफ का जब आप ये वाला कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा? एफ कॉस ऑफ थीटा, एफ सी लिख देते हैं। क्लियर है? और जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, ये वाली जो फोर्स है ये बेसिकली पेपर के इनटू द पेपर है। तो इधर 2D है डायग्राम, इसलिए आपको जरा ऐसे समझना पड़ेगा। और ये वाला कंपोनेंट जो है एफ एस, इसका मतलब क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ साइन ऑफ थीटा को या वर्टिकल कंपोनेंट को। सो अगर आप गौर करें, क्या आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ सी या एफ कॉस ऑफ थीटा, क्या आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पिवट में से पास कर रहा है? बिल्कुल पास कर रहा है। अगर पिवट में से पास कर रही है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इट मींस कि आपका पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। क्लियर है? इसी तरह चूंकि ये वाला पोर्शन जो है ये कितने एंगल पे लाई कर रहा है? 90 डिग्री पे। तो पोजीशन वेक्टर और वर्टिकल कंपोनेंट का जो एंगल है वो 90 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और पोजीशन वेक्टर का और मूवमेंट आर्म का। सो जब आप फोर्स को कन्वर्ट कर लेंगे उसके कंपोनेंट्स के अंदर तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा जो है वो पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर मूवमेंट आर्म का उसके परपेंडिकुलर होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो मूवमेंट आर्म के पैरेलल होगा। इसको एक डायग्राम की मदद से समझते ताकि आपको ज़रा ये समझने में आसानी हो सके कि जो टॉर्क है वो आर एफ साइन ऑफ थीटा के ही इक्वल क्यों होती है। सो देखें, ये आपके पास पॉइंट है ओ वो पॉइंट है जहां बॉडी ने रोटेट करना है, या जो पिवट पॉइंट है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका ये कोई पॉइंट है पी वो पॉइंट है जहां से फोर्स ने पास करना है, यहां से जहां से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास कर रही है। क्लियर है। इस पे कोई फोर्स लग रही है एफ। क्लियर। एफ बेसिकली इनटू द पेपर है, लेकिन 2D डायग्राम में हम 3D डायग्राम नहीं बना सकते, सो इसी तरह समझना पड़ेगा फिलहाल आपको। और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है कोई ये वाला, वो क्या हो सकेगा, एफ कॉज ऑफ थीटा। क्लियर है। और इसी का जब आप वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह फोर्स का, तो वो आपके पास आ जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा। यहां तक क्लियर। अच्छा, अगर आप गौर करें तो क्या एफ कॉज ऑफ थीटा या फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पिवट पॉइंट में से पास कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। सो अगर कोई भी फोर्स पिवट पॉइंट में से पास करे तो उसकी वजह से जनरेटेड टॉर्क ऑलवेज जीरो होगी। टॉर्क सिर्फ और सिर्फ जनरेट होती है किसकी वजह से, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से या परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। सो इन दिस केस एंगल आपका क्या बनेगा, जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। लेकिन जब आप 90 के केस में सॉल्व करेंगे तो तब कॉज 90 जीरो हो सकेगा, जबकि साइन 90 जो है वो क्या होता है, 1 होता है। दैट्स वाई जो टॉर्क जनरेट होती है किसी भी बॉडी के अंदर वो जस्ट वर्टिकल कंपोनेंट्स की वजह से होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से नहीं होती। क्लियर है। इसीलिए टॉर्क ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है आर एफ साइन ऑफ थीटा से। और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, अगर आप साथ एन कैप लगा ले तो एन कैप आपको क्या शो करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, एन कैप आपको टॉर्क की डायरेक्शन शो करेगा। क्लियर है। सो डायरेक्शन टॉर्क किस से पता चलेगी, आपको एन कैप से पता चलेगी। एन कैप आप कैसे कैलकुलेट कर सकती हैं, सिंपल वेक्टर प्रोडक्ट की तरह ही है। एन कैप को आप राइट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर साथ एन कैप लगा देंगे तो ये आपको वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली, जिस प्लेन में आर और एफ लाई कर रहे हैं, टॉर्क की डायरेक्शन ऑलवेज उसके परपेंडिकुलर आएगी। मींस अगर आपका आर और एफ एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं तो आपका जो टॉर्क है वो ऑलवेज किस प्लेन में लाई करेगा, अलोंग जी एक्सिस लाई करेगा। बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें आपने न्यूटन का लॉ जो है वो मैटर के अंदर पढ़ा हुआ है, बड़ा सिंपल सा है। क्या कहता है न्यूटन का लॉ, कहता है कि फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तो वो बॉडी के अंदर क्या जनरेट करेगी, एक्सेलरेशन जनरेट करेगी। कुछ ऐसा ही है। इसी तरह अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे, चूंकि वो फोर्स बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जनरेट करती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी क्या करती है, मूव करती है, या उसके अंदर लीनियर मोशन जनरेट होती है। क्लियर। इसी तरह जब किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लगेगी तो टॉर्क लगने की वजह से बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स से लीनियर एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, लीनियर मोशन आई, टॉर्क से रोटेशनल एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, या उसको आप एंगुलर एक्सेलरेशन भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम इसमें को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सो टॉर्क किसी भी बॉडी के अंदर क्या जनरेट करती है, टॉर्क किसी भी बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट करती है। जो रोल फोर्स लीनियर मोशन में प्ले करती है वही टॉर्क एंगुलर मोशन में प्ले करती है। सो मीन्स टू से कि आपका टॉर्क जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस जो होता है उसको डिटरमिन करता है। लाइकवाइज जो टॉर्क है आपका वो बॉडी के अंदर डिटरमिन करता है एंगुलर एक्सेलरेशन को। जीरो टॉर्क कब होती है, अगर आपकी एक बॉडी रेस्ट पे है। देखिए अगर एक बॉडी रेस्ट पे है या एक बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑब्वियसली जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, देखिए अगर रेस्ट पे है तो इट मीन वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। एंगुलर एक्सेलरेशन को आप अल्फा से डिनोट करते हैं, और एक किसके इक्वल होता है,
ये इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कहते हैं इसको, पर यूनिट टाइम। क्लियर है। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो ओमेगा में या एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0। इसी तरह अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि इक्वल चेंजेस इन एंगुलर वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब भी आपका एंगुलर एक्सेलरेशन 0। सो जब आपका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा तो टॉर्क भी आपकी बॉडी की क्या होगी, 0 होगी। बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट नहीं करेगी जब आपका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। नेक्स्ट आपका है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मूव करती रहे, तो फिर आप कहते हैं कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में। इफ देयर इज नो चेंज इन इट्स स्टेट। सो इसकी कंडीशंस की तरफ जाते हैं। दो कंडीशन है इसकी। नंबर 1 ये है कि आपके पास तमाम फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए अगर बॉडी ने इक्विलिब्रियम में होना है, और दूसरी कंडीशन ये है कि बॉडी जो है उसके ऊपर तमाम टॉर्क्स का सम भी 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी 0। सिग्मा, इसको पढ़ते हैं सिग्मा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। सिग्मा क्या शो करता है, ये आपको सम शो करता है। आगे फोर्स लिखा हुआ है, इट मीन ये फोर्सेस का सम शो करता है आपको। थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। देखिए, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो होगा क्या। देखिए, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी में चेंज 0 है। एक्सेलरेशन लीनियर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जी, ये ए है, डेल्टा चेंज किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर, पर यूनिट टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंज 0 है तो आपका एक्सेलरेशन भी 0। अगर एक बॉडी रेस्ट की हालत में है तो उसके अंदर चेंज 0 आ रहा है, इट मींस रेस्ट वाली का एक्सेलरेशन 0 होगा। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यह है कि इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दोनों जगह चेंज सेम आ रहा है, सेम चेंजेस को कैंसिल करके आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो फिर क्या हो सकेगा, 0 हो सकेगा। सो न्यूटन के लॉ की हेल्प लेते हैं। फोर्स इक्वल किसकी होती है जी, मैस इनटू एक्सेलरेशन, कुछ ऐसा ही है। अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है तो आपकी फोर्स भी क्या हो सकेगी, 0 हो सके। क्लियर है। सो इससे क्लियर ये हुई कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो उसके ऊपर जो तमाम फोर्स एक्ट कर रही है या सम ऑफ तमाम फोर्सेस, वो भी आपके पास क्या होगा, 0 होगा। तो अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन 0 है, फोर्सेस 0 है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। क्लियर है। सो सिर्फ बुक की वजह से, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको एक्स और वाई कंपोनेंट में आप अगर डिवाइड करें तो सिंपल आपने फोर्स वाली जो इक्वेशन है इसी को चेंज करके लिख देना है कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम भी 0 होना चाहिए और वर्टिकल कंपोनेंट का भी सम 0 होना चाहिए। अब अगर एक बॉडी जो है उसने कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होना है तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तब बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। क्लियर है, क्यों नहीं हो सकती उसको देखते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ी सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको क्या कहती है कि द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स शुड बी 0। बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम जो टॉर्क्स हैं उनका सम भी 0 होना चाहिए। देखते हैं, फर्ज करें आपके पास ये ब्लॉक है, इसके ऊपर दो इक्वल फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2। चूंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक ना राइटवर्ड मूव करेगा ना लेफ्टवर्ड मूव करेगा। फोर्सेस का सम 0, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर F2 फोर्स वाली एजेंसी इधर को मूव करना स्टार्ट कर दे और वो एजेंसी जो F1 एग्जर्ट कर रही है वो इधर को मूव करना स्टार्ट कर दे, तो होगा क्या, क्या ये बॉडी अपनी ही जगह पे रोटेशन स्टार्ट कर देगी अपने सेंटर के गिर्द, इस पॉइंट के गिर्द, क्या ये रोटेशन स्टार्ट कर देगी, बिल्कुल कर देगी। सो इससे बात ये क्लियर हुई कि अगर आपके पास फोर्सेस का सम 0 भी हो लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर रोटेशनल मोशन जनरेट हो सकती है। और अगर बॉडी रोटेट कब नहीं करेगी, जब उसके ऊपर लगने वाली टॉर्क्स का सम 0 होगा। सो अगर एक बॉडी ने कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होना है या रहना है तो उसके ऊपर सम ऑफ फोर्सेस भी 0 होना चाहिए और टॉर्क्स भी 0 होना चाहिए। सो आपके पास एमसीक्यूज भी है ये कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, दैट इज सम ऑफ फोर्सेस भी 0 होगा और सम ऑफ टॉर्क्स भी 0 होगा। सो आगे 4 डेफिनेशन है जो कि आपने याद करनी है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम,
जब फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई होगी, यानी सम ऑफ फोर्सेस 0 होगा, तो बॉडी के अंदर फोर्स 0 हो गई, तो बॉडी के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा। बॉडी किसके अंदर होगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होगी और बॉडी के अंदर उसकी वजह से कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो बॉडी किस में होगी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। लाइक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब बॉडी रेस्ट पे होगी। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और इसी तरह डायनामिक में तब होगी जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। सो ये चारों डेफिनेशन आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं और एमसीक्यूज भी आ सकती हैं। आज हमने कवर किया टॉर्क और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये लेक्चर्स आपको सैयद एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो घर रहते हुए कॉलेज जाने से पहले अपनी फिजिक्स कवर करना चाहते हैं, उनके लिए सैयद एकेडमी एक 90 डे चैलेंज लेके आया है। 90 डेज के अंदर हम फिजिक्स को थोरली पढ़ेंगे और इसको कम्प्लीटली कवर करेंगे। अगर आपको लेक्चर में कोई इशू है तो काइंडली आप जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, समझ आए, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे 90 डे चैलेंज का हिस्सा बन सके। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।